हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार आप सभी का फिर से ज़ोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। ठीक है, तो भाइयों कल जहाँ पे बात ख़त्म करी थी ना, वहीं से अपनी बात अपन स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने कल आपको रिलेशन को रिप्रेजेंट करने की रोस्टर फॉर्म बताई थी, सेट बिल्डर फॉर्म बताई थी, और मैंने आपको एरो डायग्राम भी बताया था। तो भाइयों मैंने कल आपसे जाते जाते एक बात कही थी कि दुनिया के हर रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करना हमारे बस की बात नहीं है। तो आप ये पॉइंट है ना, स्टार पॉइंट ला के मार्क कर लेना। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस, ये बात भैया अच्छे से यहाँ ध्यान दे लेना। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस एवरी रिलेशन भाई। रिलेशन क्या होता है? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या तो सेट ए से सेट बी में, या बी से ए में। फ्रॉम जनरली अपन क्या बोलते हैं? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस एवरी रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म मतलब ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको मैंने अगर कोई रोस्टर फॉर्म में कोई रिलेशन दे रखा है तो ये हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें ही सही। कई बार ऐसा होता है कि आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं होता है कभी कभी इन सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं बताऊँ कैसे करूँगा आपके सामने। जैसे मैंने एक सेट ए लिखा, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ऐसे मैंने आपके सामने एक सेट बी लिखा दोस्तों, जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। अब मैंने मेरे मन से एक रिलेशन बना दिया। देखना, मैंने एक रिलेशन बना दिया, ये बनाया मैंने। 1 का कनेक्शन है ए से, 1 का ही कनेक्शन है सी से, और 3 का कनेक्शन है बी से। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि इसको सेट बिल्डर में लिख के बताओ, कैसे लिखोगे आप? आपके पास कोई रूल ही नहीं है ना भाई। 1 का ए से क्या लेना देना, 1 को सी से किस तरह से दिखाऊं और 3 को बी से किस तरह से दिखाऊं। ऐसी क्या कंडीशन लेके आऊं कि मैं इनके बीच में कोई रूल डेवलप कर दूं? तो ये क्या है बेटा, इस तरह की बातें अगर होती है ना, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ जो सबसे ज़ोरदार काम होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म। इसलिए आप 11th में भी और 12th में भी जब भी आप रिलेशन देखेंगे, मैक्सिमम आपको वो रोस्टर फॉर्म में ही नज़र आएगा। रिलेशन ज़्यादातर ऐसे ही लिखा होता है, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ होगा ना, तो उसको तो रोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेट बिल्डर में अगर लिखा हुआ है तो उसको तो रोस्टर में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई रिलेशन मेरे पास रोस्टर में लिखा हुआ है तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर सको। इसलिए मैंने ये डायलॉग पहले ही दे दिया कि रोस्टर वाले को सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर पाए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेट बिल्डर वाला तो रोस्टर में कन्वर्ट होगा ही होगा। अब आज आपके लिए बच्चों में बहुत अच्छी बातें लेके आया हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ ये लेके आया हूँ मैं आपके लिए दोस्तों, कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, जैसे आपके पास एक सेट है ए और बी, दोनों फाइनाइट सेट है, मतलब दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है। ठीक है, जैसे सेट ए जो है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट m है, m मान ली। सेट बी जो है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने n मान ली। जैसे अगर मान लो इस वाले सेट के अंदर 5 एलिमेंट है तो इस वाले सेट के अंदर 4 एलिमेंट है। यहाँ पे m की वैल्यू अगर कितनी है 5 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4 है। तो सेट ए से सेट बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं? मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 5 × 4 20। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना आएगा भाइयों? 20। लेकिन अगर आपको निकालना हो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, देखिए ये तो मैंने क्या निकाला, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सेट ए से सेट बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो कितने बनेंगे? इसके अंदर कितने एलिमेंट है देख लो, 5। इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 4। 5 4 20 बनेंगे। लेकिन अगर मान लो आपको निकालना होता टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो बच्चों ऐसी कंडीशन में आपको वो वाला डायलॉग याद रखना है क्या? अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो भैया आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी में बताया था कि अगर किसी सेट के अंदर, भाई ए क्रॉस बी भी तो एक सेट ही है, अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की खोपड़ी पे n।
लेकिन हमें यहाँ पे पता है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, m इंटू एन, एम एन। सेट ए से सेट बी में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब जो ए क्रॉस बी है, उसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, m इंटू एन, मतलब एम एन। तो भैया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आएंगे 2 की खोपड़ी पे mn। ये बात हमेशा याद रखना। m मतलब सेट ए के एलिमेंट, n मतलब सेट बी के एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर पे लगा दो। जैसे अगर एग्जांपल देखना चाहो तो सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 और सेट बी के अंदर एलिमेंट है मेरे भाइयों, अपन ने 2 एलिमेंट यहाँ पे भी ले लिए 3 4, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, आपसे कोई बोले कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो आप क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। 2 एलिमेंट यहाँ पे, 2 एलिमेंट यहाँ पे, 2 इंटू 2 4, 2 की पावर 4 16। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे, 16। अब यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखना, एक तो रिलेशन आएगा फाई आपका एम्प्टी वो वाला, और एक ये खुद होता ही है। हमेशा याद रखना जितने भी सबसेट निकाल सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आएंगे 2 की पावर 4 मतलब 16। अगर एलिमेंट आपके पास कुछ और होते हैं, एलिमेंट आपके पास मेरे भाइयों कुछ और होते हैं, जैसे कम एलिमेंट करके दिखा देते हैं। जैसे आपके पास एलिमेंट होते हैं, सेट ए के अंदर एलिमेंट होते हैं 2 एलिमेंट है 3 4, यहाँ पे यू कर देते हैं, और सेट बी के अंदर एक ही एलिमेंट है, अपन ने बोला वो है 5। तो आप क्या बोलते हैं कि सर यहाँ पे m की वैल्यू है 2, इसके अंदर 2 एलिमेंट है मतलब m की वैल्यू है 2, यहाँ पे इसके अंदर एक एलिमेंट है मतलब n की वैल्यू है 1। तो आप क्या बोलते हैं, सर m इंटू एन अगर हम करते हैं तो 2 इंटू 1 का मतलब 2 ही होता है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन वो आएंगे हमारे पास 2 की खोपड़ी पे 2 मतलब 4, 2 की खोपड़ी पे 2 मतलब 4। अब बच्चा पूछता है कि सर वो 4 रिलेशन कौन कौन से हो सकते हैं, तो भैया सीधी सी बात है, सेट ए से सेट बी में जो ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो आपको दिख रहा होगा कि देखिए, पहला तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि भैया 3,5 हमें दिख रहा है। फिर आप क्या कहेंगे कि सर 4,5 हमें दिख रहा है। तो भैया एक तो आपको पहला एक रिलेशन तो ये वाला बन गया 3,5, इसको आप बोल सकते हैं भाई आपको पता लग गया 3,5 4,5, ये 2 ही एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी के अंदर। ए क्रॉस बी के अंदर 3,5 4,5 ये 2 एलिमेंट आए। अब बच्चों आपको पता है कि रिलेशन क्या होता है, इस ए क्रॉस बी का सबसेट, मतलब ये बाप है और रिलेशन इसका बच्चा है, यूँ मान के चलिए। तो देखिए ये बाप है, इस बाप में पहली क्वालिटी ये रही कि ये बाप हैंडसम है, इस बाप में दूसरी क्वालिटी ये है कि ये बाप इंटेलिजेंट है, ठीक है। पिताजी हैंडसम है, पिताजी इंटेलिजेंट है। तो रिलेशन जो है ना उसके अंदर क्या क्या हो सकता है कि रिलेशन के बारे में जब बात करेंगे तो रिलेशन हो सकता है आपके पास एक बार तो आ जाए इस तरह से कि ये पहला रिलेशन R1, भाई 4 रिलेशन बनने चाहिए ना, 4 मैक्सिमम रिलेशन बना के दिखाऊंगा। पहला रिलेशन हो सकता है कि जो बेटा पैदा हो ना वो सिर्फ हैंडसम पैदा हो, तो भैया पहला रिलेशन मतलब 3,5। दूसरा ये भी तो हो सकता है पिताजी में 2 क्वालिटी थी, पिताजी इंटेलिजेंट भी है, तो हो सकता है जो बच्चा पैदा हो ना वो इंटेलिजेंट पैदा हो जाए। ये लो ये दूसरा रिलेशन, क्योंकि रिलेशन भी क्या है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएगा। ये तो पहला तो आ गया 3,5, दूसरा आ गया आपका 4,5। तीसरी कहानी ये है कि हो सकता है दोनों ही क्वालिटी लेके पैदा हो जाए बेटा भी, पिताजी हैंडसम भी इंटेलिजेंट भी है, तो बेटा भी पहले तो हैंडसम हो गया फिर इंटेलिजेंट भी हो गया। तो देखिए पिताजी के अंदर 2 क्वालिटी थी, पहली क्वालिटी मतलब पहला रिलेशन, दूसरी क्वालिटी मतलब दूसरा रिलेशन, ठीक है मेरे भाइयों, और तीसरी क्वालिटी मतलब तीसरा रिलेशन। पिताजी में ये 2 क्वालिटी हैंडसम और इंटेलिजेंट, बच्चा एक पैदा हुआ हैंडसम, बच्चा दूसरा पैदा हुआ इंटेलिजेंट, तीसरा बच्चा पैदा हुआ मेरी तरह का एकदम शानदार, हैंडसम भी है इंटेलिजेंट भी, और चौथा बच्चा कांड कर गया बेटा फैमिली में। चौथा बच्चा अनशंट पैदा हो गया अजीब सा फाई, जिसके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है, ना वो हैंडसम है ना वो इंटेलिजेंट है, उसने बाप का नाम डुबो दिया, ठीक है बेटा। तो जो चौथा रिलेशन है वो है फाई, इसलिए बोलते हैं कि एम्प्टी रिलेशन जो है ना वो बेटा वो भी यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है। मतलब ए क्रॉस बी जो है इसके अगर आप सबसेट निकालेंगे
तो आप जानते हैं एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये फाई जो होता है ये हर सेट का सबसेट होता है। तो भैया ये भी तो एक सेट ही है, तो इस सेट का पहला एलिमेंट ये रहा, दूसरा एलिमेंट ये रहा, तो ये बन गया पहला रिलेशन, ये बन गया दूसरा रिलेशन, दोनों को कंबाइन करने पे बन गया तीसरा रिलेशन, और चौथा रिलेशन क्या हो गया, एम्प्टी फाई। ये लो भाइयों, ये हो गई इसकी भी कहानी ख़त्म। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऐसे निकालते हैं बच्चों। ठीक, अब इसके बाद आपको आज सिखाया जाएगा कि रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रिलेशन की रेंज क्या होती है, और इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, ये आपको बताऊंगा अब। तो देखिए बच्चों, अब अपना जो कॉन्सेप्ट है वो है डोमेन, रेंज, और एक चीज़ और होती है बच्चों कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन, ऑफ अ रिलेशन। मैं पता पहले आपको सारी थ्योरी बता रहा हूँ, पहले मैं आपको पूरे चैप्टर की थ्योरी बता रहा हूँ कि भैया ए क्रॉस बी क्या होता है, बी क्रॉस ए क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हम रिलेशन को 3 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, एरो डायग्राम हो गया। ठीक है, एक मेथड और होता है बच्चों उसको रिप्रेजेंट करने का, लेकिन वो पता है कोई खास मेथड नहीं है, वो आप सभी को आता है, उसको बोलते हैं लेटिस मेथड। इसको बताने से पहले वो भी बता देता हूँ मैं आपको, वो मेथड होता है लेटिस मेथड। उसमें पता है क्या होता है, कुछ नहीं होता। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है ना, आप वहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, जैसे यहाँ पे अपन बोलते थे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, वही सेम पिक्चर है। तो आप वहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, एक्स एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस बनाई। आपने बोला कि आपका पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1 2, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 2 3, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है 3 4। तो बेटा ये पॉइंट होते हैं ना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 1 2। यहाँ पे अगर x1 है और यहाँ पे जाके y2 है, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा बच्चों किसको, 1 2। ये आ गया 1 2, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर। ये लो कहानी खत्म। 2 3, यहाँ पे अगर x2 है, 2 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कहीं पे जाके 3 आ जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर्ड पेयर आ गया b2 3। मतलब वही बच्चों वाला खेल है जो 7th में भी किया है, 9th में भी किया है, 10th में भी किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि यूँ कहा जाता है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ये कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखा होता है। मतलब ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो भैया ये हो गया हमारे पास यहाँ पे क्या, लेटिस मेथड। क्लियर हो गई मेरी कहानी? कुछ भी नहीं था इसमें। बच्चों ने, किसी ने मुझसे पूछा था, कमेंट किया था कि सर आपने एक मेथड है लेटिस मेथड, वो नहीं बताया। तो भैया ये तो बड़ा सिंपल है, इसलिए नहीं बताया था मैंने, लेकिन कुछ भी नहीं है, ये लोग क्लियर हो गया। अब अपन अपने मेन टारगेट पे बात करते हैं। ये एग्जाम में 100% आएगा दोस्तों, डोमेन निकालना, कोडोमेन निकालना, रेंज निकालना रिलेशन की। तो देखिए मैं अपने मन से एक रिलेशन बना रहा हूँ। पहले तो सेट ए लिखना पड़ेगा। तो देखिए मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट लिखे हैं 2 4 6 8 10 12, ये इवन नंबर लिख दिए मैंने सारे। और एक सेट बी है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट लिखे हैं बच्चों, मैंने लिख दिया है यहाँ पे 1 3 5 7 9, ये लिख दिया मैंने। मैं आपसे बोल रहा हूँ अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में मैंने एक रिलेशन लिखा आर इक्वल टू, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूंगा, मेरी मर्जी पड़े जो बना दी है मैंने। 2 को मैंने कनेक्ट कर दिया 3 से, 4 को मैंने कनेक्ट कर दिया 1 से, और मैंने 6 को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे 9 से, और मैंने 8 को कनेक्ट कर दिया दोस्तों यहाँ पे 8 को कनेक्ट कर देते 5 से। ठीक है, ये इतना सही बनाया बस मैंने, क्योंकि अपने को पता है रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। तो अपन ज़्यादा बात नहीं करके कम बात कर ली अपन ने कि मेरे रिलेशन के अंदर बच्चों 4 एलिमेंट है, मतलब 4 ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के एलिमेंट होते हैं। तो मेरे रिलेशन के अंदर 4 एलिमेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको इतना मज़ा आने वाला है, ख़त्म होने वाला है ये प्रोग्राम। पता है डोमेन क्या होता है? डोमेन को ऐसे लिखते हैं डोम, और ब्रैकेट में लिख देते हैं आर। ऑर्डर्ड पेयर के जो भी आपको रिलेशन दे रखा है, वहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं, वो रिलेशन का डोमेन है। 2 4 6 8 दैट इज द डोमेन, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा के थ्रू सेपरेट करके लिख दो, खत्म कहानी, ये डोमेन हो गया। तो रिलेशन का डोमेन क्या होता है? रिलेशन का डोमेन ये होता है कि रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर जो दे रखे हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है,
फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसकी सीक्वेंस कुछ भी लिख दो आप, क्यों? क्योंकि हमें पता है सेट में ऑर्डर जो है वो इममटेरियल होता है, तो डोमेन तो निकल गया भैया। रेंज क्या होती है? रेंज भी खत्म कहानी। ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो रेंज होती है। ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या है? 3 1 9 5, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए 3 1 9 5। इसको आप सीक्वेंस में लिखे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गई। तो बच्चों कितना सिंपल सा प्रोग्राम था यार, ठीक है। कोडोमेन, कोडोमेन और बेचारा सीधा आदमी है। कोडोमेन पता है क्या होता है? सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। सेट बी ये रहा, पूरा का पूरा सेट बी कोडोमेन होता है, तो सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो कोडोमेन का आंसर आ गया 1 3 5 7 9, दैट इज योर आंसर। पिक्चर इज ओवर। तो हमें पता लग गया रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रिलेशन की रेंज क्या होती है, रिलेशन का कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, वो है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। वो खत्म हुआ और उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आज, और फिर ये चैप्टर खत्म है मेरे भाई। तो लगने में ऐसा लगता है कि चैप्टर बहुत यूँ है, हालांकि चैप्टर खत्म नहीं हुआ। मेरी नज़र में चैप्टर खत्म है क्योंकि मैं फंक्शन को एक अलग चैप्टर मान के चलता हूँ, ठीक है ना। आपकी बुक में तो क्या रिलेशन एंड फंक्शन, 12th में भी ऐसे ही दे रखा है, 11th में भी ऐसे ही दे रखा है। अपन क्या करते हैं? रिलेशन अलग, फंक्शन अलग। अब देखिए नया जो कॉन्सेप्ट है लास्ट वाला, वो है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। बहुत सिंपल है बच्चों। लेट इफ ए इज, चलो बोल रहे यूँ बोल देते मेरे, इफ ए इज अ रिलेशन, इफ आर इज अ रिलेशन, if R is a relation from set A to set B, if R is a relation from set A to set B, अगर R एक रिलेशन है सेट A से सेट B में, if R is a relation from set A to set B, then अब आएगा मजा, then R inverse, देन आर इनवर्स, आर का जो इनवर्स होता है उसको बोलते हैं अपन आर इनवर्स। जैसे आपको मैं बोलूँ 5, तो 5 का इनवर्स 5 की खोपड़ी में -1, 5 इनवर्स, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूँ x, x का इनवर्स x की खोपड़ी में -1, तो r का जो इनवर्स आएगा वो है आर इनवर्स। देन आर इनवर्स इज अ रिलेशन, मतलब किसी भी रिलेशन का अगर इनवर्स निकालना हो तो पहले अगर आपको वो रिलेशन पता है ना तो मज़ा आ जाएगा। देन आर इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम, उल्टा कर दो, सेट बी टू सेट ए। ये लो भैया कहानी ख़त्म, सेट बी टू सेट ए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको आर पता है तो आप आर इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे देखना मेरे दोस्तों, मैं डायरेक्ट एक रिलेशन अपने मन से लिख देता हूँ। जैसे मेरे पास सेट ए है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और मेरे पास सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6, ये मैंने लिख दिया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन है आर, वो मैंने कैसे दिया? मैंने दिया 1 2, फिर मैंने बोल दिया 2 4, फिर मैंने बोल दिया 3 6। मैंने बोला ये आर के अंदर 3 एलिमेंट है। तो पता है आर इनवर्स क्या होगा? आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेरेंट को उल्टा कर दो, 2 1 4 2 6 3, खत्म कहानी। तो अगर आर पता है तो आर इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर आर पता है तो आर इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे? आर के जो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं उनको कन्वर्स कर दो। पहले सेट ए के एलिमेंट लिखते हैं, फिर बी के लिखते हैं आर में। आर इनवर्स में क्या करेंगे? पहले बी के लिखेंगे फिर ए के लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब आपसे कोई बोले कि आर का डोमेन क्या है, आप बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट। इसका डोमेन क्या आ गया? 1 2 3 लिख दिया आपने। इसका डोमेन 1 2 3, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। इसका डोमेन आ गया 1 2 3। आपसे कोई बोले कि इसकी रेंज क्या है, आर की रेंज, आप बोलेंगे रेंज आ जाएगी 2 4 6, जो सेकंड एलिमेंट है। आपसे कोई बोलेगा आर का कोडोमेन क्या है, आपका क्या बोलेंगे? आर का कोडोमेन जो है ना वो भी 2 4 6 है।
आर का जो कोडोमेन है वो भी क्या है मेरे भाइयों 2 4 6 है। तो इस केस में रेंज और कोडोमेन दोनों क्या है बराबर है। अब अगर आर इनवर्स के लिए पूछा जाए तो कि भैया डोमेन क्या है आर इनवर्स का, तो बच्चों कमाल हो गया ना, वहाँ की जो रेंज है ना वो यहाँ का डोमेन है, क्योंकि उल्टा ही तो हो गया प्रोग्राम। 2 4 6 यही तो बोलेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो डोमेन है। तो 2 4 6 तो डोम आर इनवर्स क्या आया 2 4 6। तो क्या पता लगा ये रेंज, इसका मतलब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया कि आर का जो डोमेन होता है डोम आर इक्वल टू रेंज आर इनवर्स। आर का जो डोमेन है वो आर इनवर्स की रेंज है, और रेंज आर की जो रेंज है वो आर इनवर्स का डोमेन है। लेकिन एक चीज़ तो दोनों में सेम होती है, क्या? कोडोमेन हमेशा सेट बी ही होता है। तो बच्चों ये कहानी थी हमारी इनवर्स ऑफ रिलेशन की, जो मैंने इतनी आसानी से ख़त्म कर दी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें आप में से किसी को भी। तुम्हें कोई दिक्कत है बेटा? नहीं है भाइयों? अपने को चल रहा प्रोग्राम ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम, हमें पता लग गया कि भैया कैसे हम आर जो है उसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम आर का डोमेन निकालेंगे, कैसे हम उसकी रेंज निकालेंगे, कैसे कोडोमेन निकालेंगे। सीधी सी बात है, डोमेन और रेंज पता लग गई, उल्टा कर दो आर इन्वर्स का भी पता लग गया। ठीक है भाइयों, कोडोमेन हमेशा सेट बी होता है। अब क्वेश्चंस करते हैं, मज़ा आएंगे आपको। तो भाइयों अब देखिए साथ साथ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों तुम्हारी बुक दे दो। हाँ ठीक है। इफ़ आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए, एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 5, ठीक है। एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 6 8, ठीक है। 1 2 3 4 6 8 सेट ए दे रखा बच्चों, मैंने आपको सेट बी दे रखा है। 1 2 3 4 6 8 ये सेट बी के अंदर है, और सेट ए के अंदर है 2 4 5, ठीक है भाई। आगे बोला जा रहा है डिफाइंड बाय आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड बाय एक्स रिलेटेड टू वाई। आर एक रिलेशन है किस तरह से? एक्स रिलेटेड टू वाई, मतलब समझ गए होंगे आप, एक्स क्या है सेट ए के एलिमेंट, वाई क्या है सेट बी के एलिमेंट। एक्स रिलेटेड टू वाई, और किस तरह से रिलेटेड है? एक्स डिवाइड्स वाई। माई फेवरेट क्वेश्चन, एक्स डिवाइड्स वाई। ये रूल हो गया बच्चों कि x जो है ना वो y को डिवाइड करता है। तो x मतलब a के एलिमेंट, a के कौन कौन से एलिमेंट b को डिवाइड कर रहे हैं उनका आपको क्या करना है? ऑर्डर्ड पेयर बना देना है, और आपका रिलेशन तैयार है। तो जो रिलेशन है, रिलेशन किस कंडीशन को बता रहा है? रिलेशन बता रहा है x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y, और किस तरह से? x डिवाइड्स y। तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनने वाले हैं मुझे पता लग गया 2R2, क्योंकि 2 डिवाइड्स 2। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर तो आ गया 2R2। अभी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख देंगे। फिर 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करता है, तो आप लिखेंगे 2R4। देखिए यहाँ लिखा हुआ है x डिवाइड्स y, x y को डिवाइड करता है। x कहाँ का है? सेट ए का एलिमेंट। y कहाँ का है? सेट बी का एलिमेंट। तो यहाँ के कौन से एलिमेंट उनको डिवाइड कर रहे हैं? 2 डिवाइड कर रहा है 2 को, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, और 2 डिवाइड कर रहा है 8 को। ये तो हुई कहानी खत्म। अब किसका नंबर आया बच्चों? 4 का नंबर आया। 4 डिवाइड करता है ओनली 4 को, और 4 डिवाइड करता है ओनली 8 को। फिर इसके बाद किसका नंबर आया? 5 का। 5 कुछ नहीं करता है, 5 कुछ नहीं करता है। तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि यहाँ के सारे एलिमेंट उधर कंबाइन होना कंपलसरी हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब 5 कुछ नहीं कर रहा। तो जो ऑर्डर्ड पेयर बने तो वो रिलेशन के एलिमेंट आ चुके हैं। तो रिलेशन मेरा तैयार है रोस्टर फॉर्म में 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और 4, 4, 4, 8, ये कर्ली ब्रैकेट बंद। ये लो मेरे भाइयों, मुझसे पूछा गया है राइट आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखो, लिख दिया। ये रिलेशन आपको हमने एक रूल के थ्रू दे रखा था, और इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना था, लिख दिया। ये क्वेश्चन ओवर। कहाँ दिक्कत आई यार? तुम यूं ही परेशान हो रहे थे, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। आपको इसका डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालनी है। अरे भैया कितनी सिंपल सी बात है। डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट,
यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। 2 को बार बार लिखने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 एलिमेंट है मेरे पास ओनली। तो डोमेन ऑफ आर वो आ जाएगा 2,4। ये लो ख़त्म कहानी। उसके बाद रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और यहाँ पे 4 और 8 है। तो 4 और 8 को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। रेंज आ जाएगी 2, 4, 6, 8। ये रेंज हो गई बच्चों। तो ये क्वेश्चन था, मैंने आपको इजीली बता दिया मेरे भाइयों। तो ये तो इस क्वेश्चन की कहानी ख़त्म हुई। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। अब दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। मतलब वो एक क्वेश्चन करवाते ही अब आपका यह पूरा चैप्टर ख़त्म है। और अभी मुझसे कुछ बच्चे बोल भी रहे थे थोड़ी देर पहले कि सर आपने एक वो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वाली जो बात है ना वो नहीं बताई। तो बेटा वो अभी मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन के ख़त्म होने के बाद। पहले देखिए क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। लेट ए इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ए जो है ना बच्चों वो एक सेट है स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर का। इसका मतलब 1, 2, 3 डॉट 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 लास्ट में जाकर 10 लिख देते हैं। स्मार्ट आदमी यार, ढंग से काम करते हैं। सेट ए है स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर्स का, लिख दिया। एंड लेट आर इज ए रिलेशन ऑन ए। रिलेशन आर अपन ने इसी सेट पे डिफाइन किया है, x, y। इस तरीके से लिखा अपन ने एक रिलेशन आर डिफाइन किया है। और अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं? x, y बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन के एलिमेंट है। x, y बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे ये जो आर है, इस आर का मतलब क्या बच्चों? रिलेशन। मतलब अपन ने सेट ए से सेट ए पे ही रिलेशन डिफाइन किया है। इस बार अपन के पास जो सेट बी है वो अलग से कुछ भी नहीं है। अपन क्या बात कर रहे हैं कि सेट ए से सेट ए पे ही अपन रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो अपन बोल रहे हैं कि x, y ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ये किससे बिलोंग कर रहा है? ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और इस तरह से बिलोंग कर रहा है। इसको यूँ भी लिख सकते हैं आप, जैसे मैं लिखता हूँ ना x रिलेटेड टू y, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर, x रिलेटेड टू y। इस तरह से बिलोंग कर रहा है मेरे भाइयों कि x + 2y = 10। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं अपने मन से नहीं दे रहा। x + 2y = 10, ये एक रूल मुझे दे रखा है। x + 2y = 10, दैट इज़ आपको ये कहानी एक्सप्रेस करनी है। आपको बोला गया है कि x + 2y = 10। और अगर कोई इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेगा तो कैसे लिखेगा दोस्तों? r = अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो x, y सच दैट x बिलोंग्स टू सेट है, y बिलोंग्स टू सेट है। क्योंकि अब की बार सेट ए से सेट ए पे डिफाइन कर रहे हैं। x बिलोंग्स टू सेट है, y बिलोंग्स टू सेट है। एंड ये वाली कंडीशन क्या? x + 2y = 10। और यहाँ पे ये x और y दोनों क्या है बच्चों? दोनों सेट ए के एलिमेंट है और वो क्या है? नेचुरल नंबर हैं। तो इस तरह से हमें कंडीशन दी गई है बेटा। और अब इसको कर्ली ब्रैकेट के थ्रू बंद कर देंगे। तो ये तो अपन ने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म से अपन क्या बना लेंगे? रोस्टर फॉर्म, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि आप इस रिलेशन को एक्सप्रेस R एंड R इनवर्स एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मतलब आप R भी निकालो, आप R इनवर्स भी निकालो। किसमें? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में निकालो। तो भैया ये कौन सी फॉर्म दे रखी है? ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे यहाँ पे जो वो दिया है रूल, वो रूल है x + 2y = 10। तो x + 2y = 10 ये मुझे रूल दे रखा है। तो मैंने क्या किया मेरे भाइयों, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। y कितना आ जाएगा? पहले तो x उधर माइनस में चला जाएगा, तो मैं क्या लिखूँगा? 2y = 10 - x। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 - x/2। तो मैं जानता हूँ कि y की वैल्यू भी मुझे सेट A में ही मिलनी चाहिए और x की वैल्यू भी मुझे सेट A से ही पुट करनी है। मैं बहुत अच्छे स्टाइल में करूँगा काम। अगर मैंने x की जगह 1 रखा, पुट x = 1 ही तो रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले वहाँ से मुझे 1 लेना पड़ेगा। और मुझे क्या करना है? R और R इनवर्स दोनों को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है। तो पहले ऑर्डर्ड पेयर निकालने के लिए x रखूँगा तो y मिलेगा। x की जगह जैसे ही मैंने 1 रखा, 10 - 1 9, 9/2, कहानी ख़त्म। 9/2 इसके अंदर नहीं आता है। इसका मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर नहीं आएगा।
क्योंकि 1 रखने पे आंसर आया 9/2 और हमसे कहा गया है x जो है ना वो भी सेट ए से बिलोंग करता है, y भी सेट ए से बिलोंग करता है, लेकिन मेरा y तो 9/2 आ रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन का एलिमेंट नहीं है। चलो साहब, अब x की जगह 2 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 2। x की जगह मैंने 2 रखा, 2 रखने पे 10 - 2, 10 - 2 मतलब 8 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, कितना आ गया 4, बिल्कुल है क्योंकि 4 इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मेरा ऑर्डर्ड पेयर तैयार हो गया 2,4, ये मेरा एक ऑर्डर्ड पेयर तैयार हो गया। अब की बार मैं x की जगह 3 रखूँगा, x की जगह 3 रखने पे दोस्तों देखना 10 - 3 मतलब 7/2 आएगा, 7/2 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब 3,7/2 ये रिलेशन का एलिमेंट नहीं है। तो मुझे एक रिजल्ट मिल गया, मैं पागलपन क्यों करूं, मुझे एक बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल गया। क्या रिजल्ट मिल गया दोस्तों? मुझे ये रिजल्ट मिल चुका है कि मैं जब भी ओड नंबर पुट करूंगा ना मेरे लफड़ा पड़ेगा। पहले 1 रखा तो 9/2 आया, 3 रखा तो 7/2 आया। तो भैया जब मैं इतना समझदार लड़का हूँ तो मैं ये काम ही बंद कर दूँ ना, मैं ओड नंबर रखने का काम ही बंद कर दूँ, इवन नंबर रखूँ और मज़ेदार तरीके से लेके आऊँ। तो 2 रखा था, 2 रखने पे बेटा हमारा आंसर आया पहला ऑर्डर्ड पेयर 2,4। अब की बार मैं x की जगह यहाँ पे 4 रखता हूँ, ठीक है। 10 - 4, 10 - 4 रखने पे कितना आएगा 6, 6 रखने पे 6/2 आंसर आ गया 3। तो x की जगह आपने क्या रखा 4, 4 रखने पे y की वैल्यू क्या आई 3, तो सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर तैयार हो गया 4,3। ठीक है भाई, अब की बार क्या पुट करते हैं, अब की बार 6 पुट करते हैं। तो जैसे ही x की जगह मैं यहाँ पे 6 पुट करूँगा तो 10 - 6 4, 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा। तो x के प्लेस पे मैंने क्या रखा था 6 रखा था, 6 रखने पे y क्या मिला 2, ये तीसरा ऑर्डर्ड पेयर। अब क्या करेंगे x के प्लेस पे बच्चों 8 रखेंगे, तो 10 - 8 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो अब की बार x की वैल्यू 8 रखी, 8 रखने पे y की वैल्यू 1 मिली। अब मैं आगे जाऊंगा तो आप समझदार हैं, जैसे मैं x की जगह 10 रखूँगा, 10 - 10 0 हो जाएगा और 0 को 2 से डिवाइड करूँगा तो आंसर 0 आएगा, लेकिन y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि y भी सेट A का एलिमेंट है और सेट A में 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट है, इसका मतलब 0,0 ये रिलेशन का एलिमेंट नहीं आएगा। तो R के अंदर सिर्फ 4 ऑर्डर्ड पेयर बन के आए, R के अंदर सिर्फ 4 ऑर्डर्ड पेयर बन के आए, और वो ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं दोस्तों? R = कर्ली ब्रैकेट, पहला तो है 2,4, दूसरा है 4,3, उसके बाद है 6,2, उसके बाद है 8,1, कहानी ख़त्म। ये R को अपन ने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया। अब R इनवर्स को लिखना है, R इनवर्स को लिखना है तो क्या दिक्कत आ रही है, लिखो R इनवर्स = इसका उल्टा कर दो 4,2, 4,3, 2,6, 1,8, ये कर दिया भैया, इसका उल्टा, ख़त्म पिक्चर, ये R इनवर्स आ गया। वी हैव एक्सप्रेस्ड R एंड R इनवर्स एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। दूसरी चीज़ क्या कहता है क्वेश्चन में, भैया डोमेन निकालो दोनों का और रेंज निकालो दोनों की। इससे बढ़िया सवाल ज़िंदगी में मुझे लगता भी नहीं है। डोमेन R, जो R का डोमेन आएगा वो R इनवर्स की रेंज आएगी। पहले ही लिख देते हैं कि जो R का डोमेन है वो R इनवर्स की रेंज है। R का डोमेन कहाँ गया, R ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट 2, 4, 6, 8, ये लो भैया, ख़त्म पिक्चर तुम्हारी भी, 2, 4, 6, 8। अब क्या कह रही है, रेंज निकालो, निकाल देंगे ना, R की रेंज निकालो। R की रेंज का मतलब R इनवर्स का डोमेन, डोमेन R इनवर्स, तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट। R पे ध्यान दो बस, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, ये आ गई हमारे R की रेंज। जो R की रेंज है वो R इनवर्स का डोमेन है। ये हुई कहानी ख़त्म। अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। 1 मिनट का प्रोग्राम है, फिर उसके बाद आप आराम से मस्ती से घर जाइएगा, क्वेश्चंस करिए। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करिए, और आप तो कंटिन्यूसली क्लासेस में आ रहे बच्चों, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अपन वो लास्ट वाली बात भी क्लियर कर लेते हैं।
तो बच्चों ये एक लास्ट जो कॉन्सेप्ट है ये देख लीजिए, फिर इसके बाद अपन ख़त्म करेंगे आज का सेशन। इसमें घबरा रहे हो यार बच्चों, ये तो इतना सिंपल सा है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो आपको देखते ही हंसी चलेगी। देखिए दो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपको इक्वल दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपके पास, क्वेश्चन से समझ में आएगी आपको मेरी बात। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई निकालो। इफ कंडीशन फाइंड एक्स एंड वाई इफ पहला ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है x + 3, 5, इफ x + 3, 5, ये ऑर्डर्ड पेयर अगर किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है। देखिए टॉपिक क्या है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं तो क्या होता है, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है 6, 2x + y, ये आपको दे रखा है। हमने आपसे बोला कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, x और y निकालो। तो बच्चों अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं, जैसे इस तरीके से, एक ऑर्डर्ड पेयर a, b है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर x, y है, तो ऑर्डर्ड इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इस चीज़ को शो करता है कि फर्स्ट एलिमेंट के बराबर और सेकंड एलिमेंट के बराबर। ये इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होती है, a = x, b = y। तो यहाँ पे a की जगह क्या है बच्चों, x + 3, तो x + 3 इक्वल आ जाएगा किसके, 6 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से पता लग गया x की वैल्यू क्या आ गई, 3, खत्म। फिर उसके बाद यहाँ का सेकंड एलिमेंट क्या है, 5 किसके बराबर आ जाएगा, 2x + y के, तो 2x + y = 5। अब आप कहेंगे x और y, x पता लग गया ना यार, x की वैल्यू कितनी है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 + y = 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाइयों 5 - 6 मतलब कि -1, खत्म क्वेश्चन। तो इस तरह से x भी निकलेगा, y भी निकलेगा। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के क्वेश्चन ऐसे होंगे। अब मैं आपको कल पढ़ाऊंगा बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन। कल मैं आपको 12th वालों की क्लास में बिठाऊंगा बच्चों, तो आपसे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो कल अपन टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास का। कल अपन वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय बाय।